दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब दिल्ली से सीधे चलते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में हमारे साथ साधना जी मौजूद हैं। साधना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो अभी क्या समय है और बहुत बहुत शुक्रिया इस समय हमारे साथ वहां मौजूद रहने के लिए। सच में आज थोड़ी टायर्ड थी, इसीलिए थोड़ी गड़बड़ हुई, क्योंकि आज इलेक्शन था और मैं वॉलंटियर बन गई थी। ओके ओके। तो बहुत मजा आया यहाँ की स्थिति देख के। और मेरे प्रश्न है, मेरे पास औ फाइनेंस, जो एयू फाइनेंस बैंक जी। जो मैंने आईपीओ में लिया था, शायद वो 290 पे शायद मिला था मुझे 40 शेयर। और वो फिर बोनस दिया उन्होंने, तो 40 की जगह मुझे 80 शेयर बन गए। उसी तरह से मेरे पास ओएनजीसी भी है जो आईपीओ के ही है। अच्छा साधना मैम ये बताएं, पहले आप कब से निवेशित हैं मार्केट्स के अंदर? क्योंकि आप जिस तरह से ओएनजीसी आईपीओ के हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस आईपीओ के हैं, लिस्ट में जब चेक करा तो मारुति भी आपके पास आईपीओ का है, तो आप तो बहुत सालों से मार्केट में इन्वेस्टेड है। मेरे ख्याल से 2 दशक से ज्यादा हो गया होगा आई गेस। बिल्कुल, मारुति मैंने मार्केट से खरीदा था 440 के भाव पे वो। लेकिन हाँ, एसबीआई मैं बहुत पहले खरीदी हूँ, आईपीओ के है। तो साधना मैम, क्योंकि जिस समय आपने मार्केट में एंटर किया था 2 दशक पहले, तब तो इतना ज्यादा चर्चित भी नहीं था, इतनी ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी मार्केट के बारे में, तब ऐसा इंटरेस्ट क्यों आया? पता नहीं कैसे आया, शायद मेरा बेटा कानपुर में पढ़ रहा था आईआईटी में, तो बोला मम्मा तुम एसबीआई खरीदो, और मुझे बैंक जबरदस्ती ले गया। 5000 उसमें डाला हमने, सिर्फ ओनली 5000, जो 50 शेयर शायद उस समय मुझे अलाउड हुए थे। तो इंटरेस्ट जगा। उसके बाद फिर मैंने ओएनजीसी में अप्लाई कर दिया, ओएनजीसी भी मिल गया और इंटरेस्ट जगह। फिर अब उतनी पैसे की कमी नहीं है, इस मतलब भगवान ने दे दिया, तो चलो बच्चे सेटल हो गए। तो लगा कि कुछ जैसे अभी मैंने बहुत 2-3 आईपीओ में अभी भी यहाँ लगाई हूँ, देखती हूँ मिलता है या नहीं। तो साधना मैम, उस समय क्योंकि कंपनी का सिलेक्शन कैसे करते थे? क्योंकि एसबीआई तो चलिए देश का सबसे बड़ा बैंक हो गया, ओएनजीसी सरकार की सबसे बड़ी कंपनी हो गई ऑयल एंड गैस की, तो क्या ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी उनको चुनते थे या किसी भी कंपनी को आप रैंडमली चुन के पैसा डाल देते थे? साधना मैम सुन पा रहे हो आप? चलिए शायद। हाँ, जी जी, फंडामेंटल थोड़ी अच्छी, आप एक बार फिर से रिपीट करें। फंडामेंटल देती थी कि हाँ, बोल रही थी, अपने बेटे को भी कह रही है, लेकिन अब देखिए चलने लगा। कोच्चि शिपयार्ड, तो वो भी आईपीओ से मिले थे, वो चलने लगा है, तो अब अच्छा लग रहा है। तो कोई बुरा एक्सपीरियंस भी रहा है मार्केट में या सिर्फ ऐसे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ही आपके पास? नहीं, बुरा भी रहा, जैसे जैन। अच्छा, चलिए। हाई पे जाके मेरे भाव से ऊपर जाके वो नीचे आ गया। अब क्या करूं, मैंने आंख बंद कर लिया, चलो चला गया ये पैसा। तो जीवन फाइनेंस वो भी चला गया, लेकिन आउट ऑफ टोटल वो शायद थोड़ा छोटा हिस्सा होगा, राइट? सुजलॉन चला गया। हाँ, सुजलॉन भी चला गया। चलिए, तो अब मतलब कुछ भी नहीं। ओके राजेश सर, पहला सवाल, क्योंकि ये पुरानी निवेशक हैं, बहुत सालों से बहुत सारे शेयरों में इन्होंने निवेश किया हुआ है, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस दोनों सुने हमने, लेकिन इनका पहला सवाल तो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ओएनजीसी पर, क्या करना चाहिए इन दोनों में? दोनों में बने रहने की सलाह रहूँगा। रेदर अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हैं, जैसे कह रहे हैं कि इनके फंड्स के कोई दिक्कत ऐसे नहीं है, तो एयू फाइनेंस और ऐड भी कर सकती हैं। कंपनी का पुरजोर को फोकस रिटेल फ्रेंचाइजी बढ़ाने की तरफ है, जो कि वो अर्बन एरियाज़ में अपनी बढ़त बना रहे हैं। क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स क्रॉस सेल करके भी इन्होंने बढ़त बनाने की कोशिश करी है। दूसरी तिमाही के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी स्टेबल थी, और इस बात का अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू FY24 पे ट्रेड कर रहा है, तो जो कि बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल निवेश
निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि की पोजीशन बनानी चाहिए। ओएनजीसी ठीक है, अभी क्रूड में थोड़े दबाव के कारण से हो सकता है दिक्कत हो, बट लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छे देते हैं, बनी रहे दोनों में। तो साधा मैम, वैसे भी आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है दोनों ही स्टॉक्स को लेकर, और आप ऑलरेडी अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, तो आप बने रहें पहले तो लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के अंदर ही। और रही बात आपके दूसरे सवाल को लेकर मारुति पे, उस पर हम आपसे दोबारा एक बारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक हैं, दिल्ली से परविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। परविंदर मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, कब से मार्केट में आप? बहुत बढ़िया मैम, आप बताएं क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू। जी, कब से मार्केट में परविंदर मैम आप? सर मेरे को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ओके, और 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गाइडेंस के साथ में तो बहुत अच्छा। तो कैसे पैटर्न रहता है मैम आपका? ट्रेडिंग करते हो आप, बीटीएसटी करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखते हो, कैसे करते हो? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करती हूँ। शुरू में गलतियां की, जैसे आईसीआईसीआई बहुत जल्दी निकाल दिया, फिर अभी रिग्रेट कर रहे हैं। एसबीआई बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, अब रिग्रेट कर रहे हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म व्यू रखना शुरू कर दिया। ओके, तो जो ऐसे भी तो स्टॉक होंगे जिनको बेचा हुआ नीचे आ गए, वहां रिग्रेट नहीं हुआ आपको कि चलिए अच्छा हुआ निकल गया? नहीं आया, अब सिर्फ गाइडेंस से चलते हैं। ओके ओके, क्या सवाल है मैम आपका पहला? सर मेरा है भारत गियर्स पे। भारत गियर्स 17 पे लिया था मैंने। 100 शेयर्स है मेरे पास। ओके, तो सर इसका लॉन्ग टर्म व्यू कुछ ना ये रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है 1 महीने से। तो मैम भारत गियर्स क्यों चुना आपने, क्या सोच के? कहीं और इन्वेस्ट करें। परविंदर मैम, भारत गियर्स क्यों चुना? सर इसका बोनस डिक्लेयर हुआ था और उस वक्त ये शेयर बहुत राइज कर रहा था। ओके, तो आपको लगा कि और चलेगा बोनस के नाम पर? हाँ जी, और ये चला भी। हाँ, उसका चला भी था ये वैसे। अच्छा राजेश सर, ये भारत गियर आमतौर पर इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है, थिन वॉल्यूम का स्टॉक है, एंसिलरी कारोबार में है, बड़े क्लाइंट्स भी हैं इनके पास, वो सब भी ठीक है, मारुति ऐसा एसोसिएशन है इसका, लेकिन अदरवाइज अभी क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनकी खरीदारी से थोड़ा सा ही ऊपर है, नहीं खरीदारी से तो ऊपर है, लेकिन ये और अगर समय दे तो क्या करना चाहिए इसमें, ये और ऐड करें? देखिए, चूंकि ये मुनाफे में हैं और इससे अच्छे विकल्प उपलब्ध है, मैं समझता हूँ इन्हें स्विच कर लेना चाहिए। अदरवाइज वैसे कंपनी खराब नहीं है, दिक्कत ये है कि एक तो थिन वॉल्यूम है, बहुत छोटी कंपनी है, 200 करोड़ का मार्केट कैप है, इसलिए कोई इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी इसमें आता नहीं है। हालांकि कारोबार बहुत अच्छा है, 2 डिवीज़न है, एक तो गियर के और एक इंडस्ट्रियल फर्नेस के, दोनों ही अच्छे चल रहे हैं। ओईएम्स के साथ टाई अप है, केपेक्स ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, और सेमीकंडक्टर चिप्स की जो शॉर्टेज की बातें थी वो पीछे छूट गई हैं। सब कुछ ठीक है, बट चूंकि बहुत छोटी कंपनी है और ये मुनाफे में, मैं समझता हूँ ये स्विच कर लें किसी बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी जैसे एलजी बालकृष्णन, एफआईएम इंडस्ट्रीज, मिंडा, यहाँ स्विच कर लें, बेहतर होगा, थोड़ी सेफ्टी रहेगी। परविंदर मैम, वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप एटलीस्ट उनको भी देख सकते हैं। तो कई सारे नाम हैं, उनके नंबर्स अच्छे आए हैं, आप उनको तलाश लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, नैनी मैम हमारे साथ बनी हुई हैं। नैनी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ओवरऑल पोर्टफोलियो मेरा अभी लगभग 20% के लॉस में है, जिसके अंदर मेरे पास लगभग सारे आईपीओ के शेयर्स हैं, विच इज पारस डिफेंस, 197, देन लेटेंट व्यू जैसे हमने डिस्कस किया। तो इस कैपिटल को मैं टच नहीं करके, क्योंकि मेरे पास होल्ड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। तो कुछ ऐसे सजेशंस मुझे चाहिए जिसमें मैं 6-7 महीनों में कुछ प्रॉफिट देख पाऊं। अच्छा मैम, सारे आईपीओ में आपने 197 का भी नाम लिया, आई थिंक पेटीएम का, इसका भी आईपीओ आपके पास? हाँ जी, आईपीओ नहीं है, पर आईपीओ के बाद लिए थे। तो जब इतनी मासिव अंडर परफॉर्मेंस आ रही थी, तब आपने इसमें क्यों एंट्री किया? बस कुछ सजेशंस की वजह से। चले मैम, ऐसा कई सारी गलतियां होती रहती हैं और कई सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं पोर्टफोलियो में जो अक्सर लॉस दे जाते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी तो आप एटलीस्ट बने रहे, जो राजेश सर कह भी रहे थे। राजेश सर, 3 स्टॉक्स जो इन्होंने जिक्र किया उसमें लेटेंट व्यू पे हम बात कर चुके हैं। 197 पारस डिफेंस जैसे स्टॉक इनके पास ऑलरेडी हैं, जिसमें ये आईपीओ में अपनी पोजीशंस ले चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि नया पैसा अगर लगाना हो तो इसको अगर असाइड रख दें, तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप रिकमेंड करते हैं? क्या लीडर्स के साथ जाएं, सेकंड बेस्ट लीडर्स के साथ जाएं, क्या करें?
देखिए कई स्टॉक्स हैं ऐसे तो, बट समय की पाबंदी के कारण से मैं 2-4 नाम लेता हूँ। तो फ्रंट लाइन में अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहती हो, स्टेबल इनकम चाहती हो, तो रिलायंस, आईटीसी, लार्सन, स्टेट बैंक जैसे स्टॉक में ध्यान रखा जा सकता है। या सेकंड लाइन में आप जाना चाहती हो जहाँ थोड़ा ठीक ठाक रिस्क हो लेकिन रिटर्न भी अच्छे हो, तो वहाँ मुझे लगता है कि आईआरसीटीसी, एलजी बालाकृष्णन, एफआईएम इंडस्ट्रीज़, मेक मनी, फिनकैम, ये सब कुछ स्टॉक है जहाँ ध्यान रख सकते हैं। इनके एक सवाल जो 197 के बारे में था उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो परसों नतीजे आए बेहद ख़राब आए, 572 करोड़ का लॉस आया है। ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दबाजी में कोई मुनाफा आएगा। बेहतर होगा वहाँ लॉस काट लें और कहीं दूसरे उस पैसे को कहीं और स्विच कर लें। तो नैनी मैम, कोई भी तेजी मिले, आपका लॉस कहीं थोड़ा कम हो, रिस्पाइट आए, आप वहां निकल जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन स्टैब्लिश प्लेयर के साथ जाइए। अगर लीडर है तो कोई वजह ही है, तभी वो लीडर है, तो आप उनको पहले तलाशिए और उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी विकल्पों पे भी आप सोच सकते हैं। आगे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन साधना मैम हमारे साथ कैलिफोर्निया से बनी हुई हैं। साधना मैम, दूसरा सवाल था आपका मारुति का। 2004 में इसका आईपीओ आया था और आप तब से इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो अब क्योंकि ऑलरेडी वहां से मल्टीपल ऊपर आ चुका है, 9,000 रुपए का शेयर है, कई गुना बढ़ चुका है, अब क्या करना चाह रहे हैं आप इसमें, क्या करें? तो क्या, हाँ वही सेल कर दो या रखे रहो। मैम ऑलरेडी आपके भाव से इतना ऊपर आ चुका है, अभी भी आपको लगता है कि सेफ है इसमें इन्वेस्ट करना या फिर बने रहना? मुझे लगता है कि सेफ है। चलिए, अच्छा साधना, एक बार और बताएं कि इस तरह की जो आपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग की है, कोई अभी ऐसा स्टॉक लग रहा है आपको जो लगता है कि हाँ अगला मारुति बन सकता है, या ऐसा शेयर जिसमें आप पैसा डालें? टाटा मोटर है मेरे पास जो लगता है कि अगला मारुति बन सकता है। टाटा मोटर भी मैंने खरीद के रखे हैं। ओके, तो राजेश सर, पहला नाम मारुति 9,304 ऑलरेडी पहुंच गया है, कई गुना ऊपर है। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स जो इनको लग रहा है कि मारुति बनेगा। दोनों लीडर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक पैसेंजर व्हीकल स्पेस है, कमर्शियल व्हीकल स्पेस का, और ऑब्वियसली बात है जगुआर भी पोर्टफोलियो में। सो क्या राय रखते हैं आप इन दोनों पर? देखिए, दोनों पे बने रहने की सलाह रहेगी। मारुति में तो हम बहुत बुलिश हैं और मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगा, बल्कि दूसरे दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप ध्यान दें, ये है लंबी अवधि के निवेशक का एक पोर्टफोलियो जो कि आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। खास मारुति की अगर बात की जाए, दूसरे तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए थे। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया था। 7,000 करोड़ का केपेक्स इस साल में है। नए लॉन्चेस बहुत अच्छी तरीक़े से लिए गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई भी गिरावट आए, खरीदारी का मौका दे रही है। टाटा मोटर्स अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, कुछ लॉन्चेस अच्छे लिए गए हैं, बट ये बहुत लंबी अवधि का लिए लिया जा सकता है। मुझे बहुत लंबी अवधि से मैं कम से कम 1.5 साल 2 साल का आपका नज़रिया हो तो यहाँ बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। तो नजरिए का तो कोई इशू है नहीं। वैसे भी साधना मैम के साथ जो ऑलरेडी 20 साल से शेयर होल्ड कर रही हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैम आप बने रहें, टाटा मोटर्स को लेकर भी और मारुति को लेकर भी। ये आपको राय दिया राजेश जी की तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया साधना मैम, आपने इस समय पर हमारे साथ आप जुड़े और आपने सवाल पूछा, अपना समय हमें दिया। साथ ही साथ नैनी मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और परविंदर मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के मौसम को देख के जरा ख्याल रखिएगा तबीयत का और सेहत का। राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बने रहने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, बातचीत जारी रखते हैं।